कि हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो कार्डियक एरिथमिया चल रहा था। कार्डियक एरिथमिया एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इम्पल्स जो है यानी जो रिदम है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि अगर नॉर्मल हार्ट बीट जो है 60 to 100 जो एक रेंज है, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 60 to 100 अगर पेसमेकर का बीट्स पर मिनट है तब तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 100 से ऊपर चला जाता है तो वो टेकीकार्डिया था, और 60 से नीचे चला जाता है तो वो ब्रेडिकार्डिया था, जो इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। यानी कि रिदम, हार्ट का रिदम, हार्ट का हार्ट बीट, तो पेसमेकर जो है वो कैसे हार्ट बीट जनरेट करता है, और ये पेसमेकर जो है वो इंपल्स जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्शन पोटेंशियल, फिर वो ट्रांसफर होता है एवी नोड पे, और फिर बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद ब्लड सप्लाई जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये पेसमेकर है। तो पेसमेकर की जब बात हम करते हैं तो एक चीज तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे नोड हार्ट में ये एक वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो टेम्पो सेट करता है पूरे हार्ट का। सोचिए, पेसमेकर छोटी सी चीज है। मैं आपको बताऊं, पेसमेकर का जो है, अगर आपको याद हो तो ये इसका जो है, ये पेसमेकर है ऐसे नोड, ये पेसमेकर क्या है, ऐसे नोड। उसके बाद एवी नोड, ऐसे नोड, और एवी नोड, फ्रॉम एवी नोड आपको याद होगा बंडल ऑफ हिज राइट एंड लेफ्ट, एंड देन पर्किंजे फाइबर। उसके बाद क्या है, पर्किंजे फाइबर। उसके बाद है आपका पर्किंजे फाइबर। ओके, ये यहां से कनेक्ट होता है, ये यहां से कनेक्ट होता है। इसमें जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड, ये ऐसे नोड जो है, इसकी एक बड़ी खास बात है, ये सेल्फ एक्साइटेबिलिटी है। यानी कि ये जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है। ये मायोजेनिक हार्ट ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स काम करता है जैसे आप न्यूरोनल सेल में देखे होंगे। आर्थ्रोपोड्स वगैरह में न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, न्यूरॉन्स उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये मायोजेनिक हार्ट है, ये मस्कुलर ऑर्गन है ये, इसीलिए इसको मायोजेनिक हार्ट करते हैं। वर्टिब्रेट्स वगैरह में मायोजेनिक हार्ट जो है वो पाया जाता है। ऐसे नोड, अब देखिए ये ऐसे नोड की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो, उसको हम कहते हैं कि ये ऐसे नोड जो है ये इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ सेल्फ एक्साइटेबिलिटी। क्या मतलब है कि उसकी खुद की एक कैपेसिटी है जो वो एक्साइटेबिलिटी क्रिएट करता है, इंपल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो जनरेट करता है। आइए हम पहले हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर, ये आपका सिंपल हार्ट है। इस सिंपल हार्ट में ये वेंट्रिकल है, ये आपका वेंट्रिकल, ये आपका एट्रिया, बहुत ही सिंपल डायग्राम। एट्रियम, ये है आपका ये एट्रियम हो गया, और ये हो गया आपका वेंट्रिकुलर,
और ये इसका बीच का सेप्टम जो मैं बता चुका हूँ। तो ऐसे नोड जो है वो राइट साइड में आपका राइट एट्रियम के पास जो है वो ऐसे नोड होता है। आप ये जानते हैं ये ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड। इसी ऐसे नोड को हम पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर, पेसमेकर कहते हैं। उसके बाद जो है आपका आ जाता है एट्रियम के ही लेफ्ट साइड में, एट्रियम के ही हिस्से में, आपको मालूम है ये मैं बता चुका हूं, एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड। ये बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है हार्ट का। हार्ट बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऐसे नोड। ऐसे नोड जो है इंटरनोडल सिस्टम के ज़रिए ये कनेक्ट होता है एवी नोड से। फिर ये एवी नोड जो है यहाँ से एवी नोड बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज राइट, बंडल ऑफ हिज, ये राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, ये है आपका मस्कुलर पाथवे, न्यूरोमस्कुलर, एक्साइटेटरी न्यूरोमस्कुलर पाथवे ये है। और यहां से ये आपका ये इंपल्स एट्रियम की तरफ और ये इंटरनोडल पाथवे जो कनेक्ट करता है एवी नोड का, एवी नोड को कनेक्ट करता है। ऐसे नोड का जो है ना, जो साइज है, ऐसे नोड का जो साइज है वो है आपका तकरीबन 10 to 30 मिलीमीटर। ये कितना छोटा एलिमेंट है, इसका छोटा एलिमेंट है, लेकिन इसका काम कितना इंपॉर्टेंट है, इसका काम कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जनरेट करता है हार्ट बीट। ये क्या है? रिदम, हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियल वेंट्रिकुलर। तो ये क्या है? हार्ट बीट। ये हार्ट बीट जिसको हम बोलते हैं 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट। तो ये जो आपको ये पेसमेकर है और ये एवी नोड है। मैं आपको बताऊं पेसमेकर ये भी है, परकिंजे सिस्टम भी जो है ये भी पेसमेकर है। ये भी जो है परकिंजे सिस्टम, परकिंजे फाइबर, ये भी जो है पेसमेकर है। क्या है? पेसमेकर है। ये भी जो है पेसमेकर है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑटोमेटिसिटी है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर मैं इसको निकाल दूं, हार्ट को मैं बाहर रख देता हूं, हार्ट को मैं बाहर रख देता हूं, तो ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड, ये जो आपका ऐसे नोड है वो उसकी जो बीट्स होगी, अगर बॉडी के बाहर निकाल के अगर उसको देखेंगे तो जो इसकी बीट होगी वो 100 बीट्स, 100 बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट। एवी नोड को अगर आप देखेंगे, एवी नोड को, एवी नोड, तो एवी नोड का जो है इसकी जो बीट्स होती है वो 60 बीट्स पर मिनट, 60 बीट्स इसकी जो होती है वो होता है 60 बीट्स पर मिनट, 60 बीट्स पर मिनट। उसके बाद बंडल ऑफ हिज की बात आती है। बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज जो आपका ये यहां से जो बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज वो तकरीबन 40 बीट्स पर मिनट। एंड परकिंजे सिस्टम जो है, परकिंजे का कहते हैं 18 to 25 बीट्स पर मिनट, बर्थ पर मिनट। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि
आपका जो पेसमेकर है, हार्ट बीट्स सेल जो है, हार्ट के मायोकार्डियल सेल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तो पेसमेकर, एक नॉन पेसमेकर। नॉन पेसमेकर आपको पता है कि ऐसे नोड, पेसमेकर और पेसमेकर और नॉन पेसमेकर। तो पेसमेकर में दोस्तों आ जाता है ऐसे नोड, ये हमें पता है, एवी नोड भी आता है, और परकिंजे सिस्टम भी जो है, परकिंजे सिस्टम को भी हम जो है पेसमेकर कहते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि ऐसे नोड ये ऑटोमेटिसिटी है। ऑटोमेटिक मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, या ये इंट्रिंसिक कॉन्ट्रैक्ट रिदम रखने का ये मादा रखता है। ऐसे नोड इसके अंदर इंट्रिंसिक खुद जो है इंपल्स जनरेट करता है। उसके बाद एवी नोड जो है, जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास करता है, ऐसे नोड से जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास करता है, तो ये एवी नोड यहां पे जो है इसको एक्टिवेट करता है, यहां से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट होती है तो बंडल ऑफिस में जाता है। लेकिन इसको इसलिए पेसमेकर कहते हैं। एक चीज तो ये है कि सपोज करिए ऐसे नोड खराब हो जाए, ऐसे नोड डैमेज हो जाए, तो दोस्तों अगर ऐसे नोड डैमेज हो जाता है तो फिर वो जो है एवी नोड से कंट्रोल होता है। सपोज करिए एवी नोड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और ये जो प्रॉब्लम हो जाती है एबनॉर्मल रिदम, इसी को एरिथमिया कहते हैं, तो परकिंजे सिस्टम इसको जो है वो कर ले, कंट्रोल कर ले। तो पेसमेकर तो पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंट्रोल करता है, और इसका जो रिदम है वो अगर प्रॉब्लम ऐसे नोड्स में प्रॉब्लम हो जाए, फिर एवी नोड कंट्रोल का तो वो एरिथमिया है, लेकिन वो बैकअप सिस्टम कहलाएगा कि एवी और परकिंजे जो है ऐसे नोड का बैकअप सिस्टम है, कि अगर वो ऐसे नोड में प्रॉब्लम हो जाए तो यहां पे आपका जो है कंट्रोल कर सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे नोड, इनफैक्ट तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए 10 to 30 मिलीमीटर जो पेसमेकर का साइज है, उसका डायरेक्शन अगर गड़बड़ हो जाता है, कहीं और से अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्ट इंपल्स होती है, तो फिर जो है ब्रेकिकार्डिया और टेकिकार्डिया जैसी जो है चीजें, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन गड़बड़ हो जाए। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिंदगी में भी जो डायरेक्शन है ना, जो हमारी बॉडी हम लोग के अंदर ही एनर्जी बहुत है, लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं है। डायरेक्शन मतलब दिशा। जितने भी लोगों ने, अगर डायरेक्शन सही होता है तो वो अपने मंजिल को पा जाते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो फिर एरिथमिया टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो बहुत लोगों ने कहा कि डायरेक्शन का क्या मतलब, दिशा कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं, डायरेक्शन जो है दो चीजों से मिलता है। ये मैं लाइफ के बारे में बता रहा हूं कि जिंदगी में एक तो सेक्रीफाइस, त्याग, और दूसरा पीनेंस में त्याग, तपस्या। सेक्रीफाइस त्याग और पीनेंस तपस्या। दोस्तों ये दो चीजें अगर आपको त्याग और तपस्या समझ में आ जाए तो आपको डायरेक्शन मिल जाता है। और जब डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो स्काई इज योर लिमिट। लिमिट क्या? लिमिटलेस कही है, लिमिटलेस। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। सोचिए इसका डायरेक्शन सही है, ऐसे नोड का डायरेक्शन सही है, तो एवी नोड उसके बाद पूरी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो लाइफ में भी इससे हम सीख सकते हैं कि अगर डायरेक्शन सही है तो फिर दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपके अंदर जो एनर्जी है दैट इज इनफाइनाइट। और बिलीव मी, अगर आप देखें आइंस्टीन क्या था, उन्होंने mc², मास क्या है? एनर्जी है, एक फॉर्म है। एनर्जी का एक फॉर्म है।
जब एनर्जी यूज होती है तो फिर दैट इज इनफाइनाइट, अनकंट्रोलेबल एंड अनस्टॉपेबल, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही भाई आदमी को, ऑर्डिनरी आदमी होता है, ऑर्डिनरी, फिर उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोस्तों जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुड़ जाता है तो वो क्यों जुड़ जाता है? हर आदमी ऑर्डिनरी है, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। वो अपना काम जो है एक जगह फोकस करते हैं, एक ही जगह लगाते हैं, इधर उधर एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। उसी तरीके से आइंस्टीन हो गए, न्यूटन हो गए। न्यूटन का लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उनका दिमाग जो है ना एक ही डायरेक्शन में काम करता था। और जब आप लियोनार्डो दा विंची, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं आपके पास जिन्होंने अपने जिंदगी में एक फोकस किया, एनर्जी को एक जगह कंजर्व करके एक जगह यूटिलाइज किया, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाया और उन्होंने अपनी दुनिया में नाम कमाया। तो यही चीज होती है पावर। अगर आपकी एनर्जी जो है, अगर आप अपनी एक जगह फोकस करेंगे तो वो देखिए ऐसे नोड का डायरेक्शन अगर सही है तो देखिए हार्ट पंप करता है, पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन वही डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो वो एरिथमिया हो जाता है। तो ये था, ये तो खैर मैं इसलिए बताया ताकि आप लोग मोटिवेट भी हो और आपको एनर्जी भी मिले। तो ये चीज है। अब जब साइंटिस्ट की बात आती है, साइंटिस्ट की बात आती है तो उसमें अगर देखा जाए तो भाई एसे नोड किसने इन्वेंट किया था? एसे नोड, इसकी बड़ी खास बात है एसे नोड। एसे नोड तो खैर मार्टिन फ्लैक, मार्टिन फ्लैक एक यंग स्टूडेंट थे, मार्टिन फ्लैक, मेडिकल मार्टिन फ्लैक, और उनके जो मेंटर थे, जो उनके मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे, वो थे सर आर्थर केथ। एक्चुअली ये लोग लैब शिफ्ट कर रहे थे, केंट जगह है इंग्लैंड में। ये लोग अपनी लैब शिफ्ट कर रहे थे 1907 में। ये लोग अपनी लैब शिफ्ट कर रहे थे और ट्रांसफर के दौरान ही जो है इन दोनों लोगों ने मिलके एसे नोड को जो है इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। और एसे नोड को डिस्कवर किस में किया था? एक मोल एनिमल है, छोटा सा जानवर है, मैं आपको दिखाऊं अगर उसकी फोटो आप देखें। ये है मोल, ये मोल एनिमल। ये मोल एनिमल जो है इस पे एसे नोड जो है का इन्वेंशन हुआ था। और ये एसे नोड जो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एसे नोड की क्या खास बात है? इसकी क्या है? सेल्फ एक्साइटेबिलिटी या ऑटोमेटिसिटी क्या? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिसिटी। या इसको आप कहते हैं इनबॉर्न, कहिए इनबॉर्न है उसके अंदर। और यू कैन से इनहेरेंट प्रॉपर्टीज और इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ ऑटोमेटिसिटी और सेल्फ एक्साइटेबिलिटी। ये है एसे नोड जो मार्टिन फ्लैक एंड सर आर्थर केथ ने डिस्कवर किया था ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ देयर लैब केंट इंग्लैंड में। ये एक बड़ी खास बात है कि ट्रांसफर होला लेकिन फोकस किया, जो उनका एम है उसी पे उन्होंने ध्यान दिया। तो इन लोग क्यों कर पाए? ये ऐसे नोट क्यों ये लोग क्यों कर पाए? क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे बिलीव करते थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब चुनौती ले लेते थे, चैलेंज। द पीपुल हु एक्सेप्ट चैलेंज वही कुछ भी कर पाते हैं। तो ये चैलेंज जो था ना, ये इनका जो है मेन, इनके अंदर जो ब्लड में जो फ्लो करता था एवरी टाइम कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, और उसके लिए जो ये त्याग दें, तपस्या दें, दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग। ऐसे नोड वैसे ही जो है, अगर मैं बात करूं आपको एवी नोड के बारे में, एवी नोड किसने दिया था? सुनाओ तवारो, ठीक है। सुनाओ तवारो ने जो है इसको दिया था 1906 में। एवी नोड जो है इन्होंने बताया था। उसी तरह से बंडल ऑफ हिज
बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज की अगर बात करें, बंडल ऑफ हिज, तो बंडल ऑफ हिज किसने दिया था? तो बंडल ऑफ हिज देने वाले थे विल्हेम, विलहेल्म, उनका नाम हिस, हिस, इसीलिए बंडल ऑफ हिस इसको कहते हैं, 1893 में, 1893 में। अब उसके बाद आ जाता है कि आपका परकिंजे सिस्टम किसने दिया था? परकिंजे सिस्टम, परकिंजे सिस्टम, परकिंजे सिस्टम किसने दिया था? जैन इवेंग्लिस्टैन, इवेंग्लिस्टैन इनका नाम था, परकिंजे, परकिंजे, परकिंजे। और इन्होंने भी जो दिया था इट इज अराउंड 1831, 1831, 1831। ऐसे नोट जो है काफ़ी बाद में जो है 1906 एवी और ऐसे नोट जो है इन्वेंट हुआ था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि जिसने दिया एसओ नोड, एवी नोड, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना, एक जगह से दूसरी जगह को जो है ट्रांसफर करना, कैसे होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इनका डायरेक्शन भाई एसए नोड, एवी नोड, ये डायरेक्शन है। और ए रिदमिया क्या है? अगर डायरेक्शन गड़बड़ हो जाता है तो ये ए रिदमिया जो है जनरेट हो जाता है। भाई आप अगर देखें तो गैलेक्सी में जो है, जो प्लैनेट जो है ऑर्बिट में जो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्रॉपर ना हो तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, डायरेक्शन। यही लाइफ में डायरेक्शन भी देना बहुत जरूरी है। खैर, तो दोस्तों ये है आपका एसए नोड, एवी नोड। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है पेसमेकर, ये ऐसे जनरेट होता है। तब ये है क्या चीज? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट तो होता है, लेकिन ये किस फॉर्म में? एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, एक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग देखते हैं कि एसए नोड, और हमने कहा कि पेसमेकर जो है, एसए नोड पेसमेकर है, एवी नोड भी है और परकिंजे सिस्टम है। लेकिन एसए नोड को जो है ना, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी पेसमेकर है, लेकिन दूसरे को लेटेंट पेसमेकर बोलते हैं। लेटेंट मतलब इनएक्टिव पेसमेकर, मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो काम करेगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिसिटी वाली बात जो है इसमें उससे कम है। और हम देखेंगे कि कैसे उसको जो है सप्रेस कर देता है एसए नोड। इतना फास्ट कंडक्ट जो है ये करता है एसए नोड, इतना तेजी से अगर इसका एक्शन पोटेंशियल होता है कि जब तक एसए नोड शुरू करता है तब तक उसको सप्रेस कर देता है। अब वो जो ट्रांसफर होता है, जो रिसीव करता है, फिर वही एवी नोड जो है ट्रांसफर कर देता है। आपको पता है एवी नोड स्लो कंडक्टर है। उसके बाद परकिंजे सिस्टम स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां से आपको पंप करना होता है ब्लड को बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये है आपका पेसमेकर, ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिक एक्साइटेबिलिटी। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसए नोड की। सबसे पहले बात करेंगे एसए नोड, और सेम पाथवे है आपका, जो पाथवे हमने बताया था, सेम पाथवे। सेम पाथवे, उसके बाद आपका बंडल ऑफ हिस, एंड देन बंडल ऑफ हिस राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। इंटरनोडल पाथवे, एसए से एवी नोड, इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे। तो हम जो है एसए नोड का, अगर एसए नोड का सेल्स निकालें, दो तरह की सेल बताया था, पेसमेकर, नॉन पेसमेकर। पेसमेकर में एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे, और नॉन पेसमेकर बाकी सेल्स जो है हार्ट किए हैं आप। तो ये है आपका, सपोज करिए
मैं यहाँ पे आपको एक्शन पोटेंशियल बताता हूँ। एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और देखा जाए तो यही है। अगर ये समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर कार्डियक एरिथमिया कैसे एबनॉर्मल कहलाता है, या और डिजीज़ जो है जो इससे रिलेटेड होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्योंकि हार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, दैट इज एसए नोड, क्योंकि वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इम्पल्स जनरेट करता है। तो इसीलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हार्ट का। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है हार्ट का यही है, यही है। ओके, हार्ट का यही है सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं, सपोज करिए ऐसे नोड का एक सेल जो है वो हमने निकाला। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर सारी सेल्स एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। हमारी जो सेल्स है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेल्स क्या है, सेल्स जो है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सेल्स क्या है, सेल्स जो है हमारी सेल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उस चीज़ को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये स्टिमुलस मिलता है और कैटायन जैसे कैल्शियम, सोडियम ये अब आता है, वैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉजिटिव में बदल जाती है। देखिए बदलती चली गई, बदलती चली गई, बदलती चली गई। तो ये जो बदलता है ना, प्लस अंदर आने से, कैटायन अंदर आने से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉस्ट कर जाती है। तो इसी को डीपोलराइजेशन बोलते हैं, इसी को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और जब सेल्स पूरी पोलराइज हो जाती है, पूरी पोलराइज हो जाती है, तो फिर जो है यहाँ से फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। फिर ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव। कितना आसान है। पहले क्या था, देखिए इसको समझिए, सेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसको स्टिमुलस देना है ताकि वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे चला जाए, तो ये इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी है। अब जब ये कैटायन अंदर आते हैं तो ये प्लस हो गया, ये अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो रही है पूरे सेल्स की। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, ये खत्म, ये खत्म, ये अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉस्ट हो गई, ये डीपोलराइज हो गया, ये सेल्स क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। ठीक है, लेकिन अब रीपोलराइजेशन जब होता है, जब ये ब्लॉक हो जाता है, अब इनका जो है ये नहीं आते हैं, तो अब दोबारा सेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जाती है, क्योंकि पोटेशियम जो है, पोटेशियम बाहर की तरफ जाता है। तो जब बाहर की तरफ, तो अब सेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। तो फिर ये जो पॉजिटिव था ना, वो धीरे धीरे फिर अपने सेल्स जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चला आता है। यही तो इम्पल्स जनरेट करता है, यही तो इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी है, और यही तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कहलाता है। अब इसको आइए देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये है आपका क्या है, ये है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो ऐसे नोड का, वो तकरीबन -60 मिली वोल्ट होता है। क्या होता है, -60 मिली वोल्ट। देखिएगा आप, -60 मिली वोल्ट होता है, -60 मिली वोल्ट होता है। अब होता क्या है, अब इसका जो दूसरा जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -40 मिली वोल्ट, -40 मिली वोल्ट। ओके, ये ऐसे नोड की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे नोड की सेल्स है, ऐसे नोड। ठीक है, होता है क्या, ऐसे नोड में क्यों ऑटोमेटिसिटी है, क्यों ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसको आप बाहर निकाल दो तो ये अपने आप बीट करेगा। तो ये होता क्या है कि इसमें क्या होता है, आपका कैल्शियम, कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और सोडियम, देखिए तीन चीज़ों का, सोडियम,
कैल्शियम और पोटेशियम इन्हीं का गेम है 3 कैटायन का पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में। उसके बाद जो है एक आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है दैट इज पोटेशियम, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये कैल्शियम, ये कैल्शियम चैनल, ये कैल्शियम चैनल है, ओके, ये सोडियम चैनल है और ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम है। दोस्तों ये जो चैनल है, ये चैनल कैल्शियम, ये ऑटोमेटिकली जो है अंदर जाता रहता है, अंदर जाता रहता है। सोडियम अंदर जाता रहता है, पोटेशियम बाहर आता रहता है, ओके। तो इसको बोलते हैं, ये लीकी गेट चैनल है, लीकी वोल्टेज गेटेड चैनल है, लीक है, हमेशा लीकिंग होती रहती है इसके अंदर। कैल्शियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा। तो लेकिन कैल्शियम और सोडियम जो है वो ज़्यादा अंदर जाता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो दोस्तों ये कैल्शियम सोडियम ज़्यादा अंदर जाता है। तो जो यहाँ की ख़ास बात है कि ये जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हर वक्त जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर रहता है, थ्रेशोल्ड, क्योंकि डीपोलराइजेशन के लिए यहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो ये लीकी चैनल हर वक्त जो है ओपन किया रहता है, तो इसीलिए ये जो है आप देखेंगे कि हर वक्त जो है ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो ये हर वक्त थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे रहता है। तो जब ये यहाँ पे रहता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो है कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ये तो लीकी है, लेकिन ये जो है ना इसका जो इन्फ्लक्स है बहुत तेजी से होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ जो है कैल्शियम जो है अंदर जाता है, मैसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है अंदर जाता है। और ये मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताया था, मेम्ब्रेन यहाँ पे हमने क्या बताया था, मेम्ब्रेन कैसे जो है हमने बताया था कि कैसे जो है सेल्स जो है जब वो जाता है तो कैसे सेल्स जो है, सेल्स जो ये जो आपका चार्ज है माइनस 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 माइनस, अब ये जब थ्रेशोल्ड पे पहुंचा ना तो ये ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट होता है। और जब ऊपर की तरफ ये ड्रिफ्ट होता है, जब ये कैल्शियम ज़्यादा अंदर आता है, तो दोस्तों ये जो है इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? नाउ सेल्स जो है वो डीपोलराइज हो गई। क्या हो गई? सेल्स जो है डीपोलराइज हो गई। अभी तक ये सेल्स क्या हो गई? प्लस हो गया, प्लस हो गया। ये सेल्स क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? सेल्स जो है ये डीपोलराइजेशन, सेल्स के डीपोलराइजेशन। इसमें कैल्शियम अंदर आता है, इसमें कैल्शियम, बाकी सेल्स में सोडियम अंदर आता है, मैं आगे बताऊंगा। ये क्या हो गया? सेल्स जो है आपका डीपोलराइज हो गया। क्या हो गया? सेल्स जो है आपका डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, सेल्स जो आपका डीपोलराइज हो गया। उसी वक्त जो है जब ये डीपोलराइज हो गया, उसके बाद जो है आपका पोटेशियम चैनल जब कंप्लीट डीपोलराइजेशन हो गया, फिर आपका जो पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल जो है, ये पोटेशियम चैनल, पोटेशियम वो मैसिव अमाउंट ऑफ इफ्लक्स बाहर की तरफ जाता है, मैसिव अमाउंट ऑफ। तो जब ये जाता है तो अभी कैल्शियम की वजह से ये डीपोलराइज हो गया पूरी तरह। जब सेल डीपोलराइज हो गया, अब ये जो है वापस अपनी जगह पे आता है। जब वापस अपनी जगह पे आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। अब बताइए इसमें क्या है? इसमें भाई सेल्स यहां पहुंचा, उसके बाद डीपोलराइजेशन, उसके बाद वापस पोटेशियम अंदर गया, सेल दोबारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरफ भागा और फिर जो है रीपोलराइजेशन हो गया। बिल्कुल वैसे ही फिर ये ऑटोमेटिक लीकी चैनल जो है इसको पुश करेंगे, और लीकी चैनल जब पुश करेगा तो अगेन जो है ये देखिए अगेन ये इस पॉइंट तक पहुंचेगा, थ्रेशोल्ड पर रहेगा ऑटोमेटिक,
और अगेन मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा, अगेन जो है मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा, और उसके बाद अगेन मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन होगा। उसके बाद फिर ये लीकी चैनल चलेंगे, ये बढ़ता हुआ ऐसे ही चलेगा सिस्टम। फिर जब ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा तो कैल्शियम, मैसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम आएगा, देन अगेन इट विल बी रीच टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उसके बाद थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बाद अगेन इट इज गोइंग टू बी डीपोलराइज, एंड आफ्टर दैट अगेन इट इज गोइंग टू बी, जब ये पूरा डीपोलराइज हो जाएगा तो फिर पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, कैल्शियम का ब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद ये दोबारा रीपोलराइज हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। तो यार कितना आसान है भाई। हमें ये सेल जो है ना निगेटिव कंडीशन में रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन पे। सेल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडीशन पर रहती है। जब सेल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन पर रहती है तो क्या हो जाता है कि हर वक्त जो है ये रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है। लेकिन ऐसे नोट क्यों ऑटोमेटिक है? क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम सोडियम जो है ना हर वक्त लीकी चैनल है, ये हर वक्त ओपन रहते हैं, और इसमें से कैल्शियम सोडियम जाता है, पोटेशियम कम बाहर जाता है, जिसकी वजह से ये हर वक्त जो है एक्टिव रहता है किस पे? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। और जब इस पे रहेगा तो कैल्शियम जो है चैनल खुल जाएगा बड़ी तेजी से, मैसिव अमाउंट, जब तक पूरा डीपोलराइज ना हो जाए। जब कैल्शियम खुल जाता है तो पूरा का पूरा डीपोलराइजेशन हो जाता है, और जब पूरा डीपोलराइज हो जाता है फिर तो कैल्शियम बंद हो जाता है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाता है, फिर पोटेशियम खुल जाता है, कैटायन बाहर जाता है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीच कर जाता है, फिर वो रीपोलराइजेशन हो जाता है, फिर डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हो जाता है। ये एक सिंपल फिनोमेना है। तो दोस्तों ये जो टेंडेंसी है मैं आपको बताऊं, ये ऐसे नोड में होता है और ऐसे नोड में ये चीज होता है, और एवी नोड में भी जो है, एवी नोड में भी यही होता है। तो अगर इसका वो मैं बनाऊं, लाइए इसका जो है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये थ्रेशोल्ड तक हमेशा रहता है, थ्रेशोल्ड के बाद आपका दिस ये हो गया आपका, ओके, देन इट इज अगेन गोइंग टू बी repolarized, थ्रेशोल्ड, और ये हो गया आपका, देन अगेन दिस विल बी अ threshold potential, then again it will be a depolarized, and again it will be a repolarized, अब देखिए आपका, तो दोस्तों ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग -60 मिलीवोल्ट, और ये क्या? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दोस्तों ये रेस्ट पे तो रह ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक है। इसको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। स्टिमुलस तो उसको चाहिए, अगर रेस्टिंग में होता तो थोड़ा सा कैटायन अंदर जाता, तब ये थ्रेशोल्ड पे जाता, लेकिन कैटायन तो लीकी ऑटोमेटिक जा रहा, तो ये हमेशा जो है एक्टिव रहता है। और बिल्कुल ऐसे ही जो है मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सेम जो है, अगर सेम मैं बात करूं आपका उसका एवी नोड की, अगर मैं बात करूं एवी नोड का, तो एवी नोड भी बिल्कुल ऐसे ही जो है, ऐसे ही रहता है एवी नोड। ये देखिए एवी नोड, ये ठीक है, एवी नोड यही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं परकिंजे सिस्टम की, तो परकिंजे सिस्टम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, परकिंजे सिस्टम, अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये इससे कम है, और ये उससे भी कम है सब। होता क्या है कि ये सबसे पहले जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचता है, ये उसके बाद पहुंचता है। इसमें भी लीकी चैनल है, लेकिन इतना लीकी नहीं है कि ये ऐसे नोड का मुकाबला कर पाए। और ये क्या, परकिंजे सिस्टम भी थोड़ा सा स्लोप है, इसलिए दोस्तों इन तीनों को पेसमेकर कहते हैं, लेकिन ऑटोमेटिसिटी इसी की है। तो ये इतनी जल्दी जो है डीपोलराइज होता है कि ये जबकि डीपोलराइज है तो इसका जो सिग्नल इससे पास हो जाता है, इसका सिग्नल इससे पास हो जाता है, तो ये स्लो हो जाता है इसमें। और ये स्लो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट इसमें कंडक्ट करता है, उसके बाद सबसे ज्यादा इसमें कंडक्ट करता है। लेकिन जो डिफरेंस है वो स्लोप का है। ये देखिए स्लोप का,
अगर स्लोप का है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है ये अगर आप देखें ये इसका है एसए नोड का, और ये इसका जो है एवी नोड का, और इसका जो परकिंजे सिस्टम का, इसका जो है परकिंजे सिस्टम का। तो ये तीनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो ये क्या डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है। ये ऑलवेज जो है थ्रेशोल्ड पे रहता है, ये थोड़ा टाइम लगता है, और इसमें उससे कम लगता है क्योंकि कैल्शियम सोडियम जो है ऐसे नोड पे सबसे ज्यादा जाता है ऊपर, इसके बाद एवी नोड का, उसके बाद परकिंजे सिस्टम का। तो इसीलिए जो है ये आपका जो है इसकी वजह से पेसमेकर जो है इसी को हम बोलते हैं, इसी को पेसमेकर बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी जो है इंट्रिंसिक कॉन्ट्रैक्शन रिदम, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, ऑलवेज इट इज एक्साइटेड। तो इसकी वजह से जो है हम इसको बोलते हैं कि ऐसे नोड जो है यही पेसमेकर है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये ऐसे नोड, एवी नोड और ये। उसके बाद दोस्तों बाकी उसके बाद एट्रिया बचता है और वेंट्रिकुलर बचता है। एट्रिया वेंट्रिकुलर में क्या डिफरेंस है? एट्रिया वेंट्रिकुलर में डिफरेंस ये है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर में ये भी, एट्रिया वेंट्रिकुलर में डिफरेंस ये है, ये जो है इसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये है आपका रेस्टिंग, इसमें -90 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट। ओके, इसमें सिर्फ खास बात यह है कि जो सोडियम जो है ना, इसमें से सोडियम वो आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर रहता है। कितना रहता है? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसको थ्रेशोल्ड जाने के लिए इसमें से कैटायन आता है, और वो कैटायन सोडियम आता है। सोडियम, वो क्या आता है? सोडियम। दोस्तों सिर्फ ऐसे नोड जो कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से होता है, लेकिन बाकी सोडियम, जब ये दोस्तों सोडियम अंदर आता है ना, तो ये जो -90 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट, एट्रिया वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं, ये रीच कर जाता है आपका, ये आपका रीच कर जाता है कहां पे? थ्रेशोल्ड पे। और जब थ्रेशोल्ड पे रीच कर जाता है तब ये जो है मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाता है। जब ये सोडियम अंदर आता है तो उस वक्त जो गेट होता है ना सोडियम का, वो ओपन हो जाता है। सोडियम का गेट ओपन हो जाता है, सोडियम का गेट ओपन हो जाता है, सोडियम का गेट ओपन हो जाता है, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन इसमें जो एक खास बात है वो क्या? प्लेटू रीच करता है। प्लेटू क्यों करता है? जब ये डीपोलराइजेशन हो जाता है तो आपका कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम अंदर आता है और सोडियम जो है बाहर जाता है। सोडियम बाहर जाता है, सॉरी, सोडियम अंदर आता है, और पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम आपका बाहर जाता है। पोटेशियम आपका बाहर जाता है। तो ये क्या होता है कि सोडियम कैल्शियम अंदर तो आते हैं, उसी वक्त पोटेशियम ही बाहर जाता है, तो इसका तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो नेट मूवमेंट कोई चार्ज का नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है? नेट मूवमेंट नहीं होता है। तो ये प्लेटू फेज जो है, ये एक प्लेटू फेज जो है आपको मिलता है, स्टेबल फेज मिलता है। उसके बाद जो है ये कैल्शियम जो है और ये दोनों ब्लॉक, ये कैल्शियम जो है वो बंद हो जाता है, ये चैनल बंद हो जाता है, फिर पोटेशियम खुल जाता है, तो मेम्ब्रेन अगेन जो है रीपोलराइजेशन हो जाती है, रीपोलराइजेशन हो जाता है। ये बहुत ही आसान है। ये अगर आप देखें इसको तो ये प्लेटू फेस पहला, सोडियम इसके ऐसे नोड से सोडियम आया, एट्रियम का या वेंट्रिकल का, इससे आया सोडियम। जब सोडियम आया दोस्तों तो ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, और थ्रेशोल्ड पे सोडियम जो है ढेर सारा मैसिव अमाउंट सोडियम अंदर आता है, तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाता है। उसी वक्त कैल्शियम और सोडियम भी अंदर आता है, लेकिन पोटेशियम भी बाहर जाता है, तो नेट मूवमेंट जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमको जो है ये क्या हो जाता है? हमें प्लेटू फेस मिलता है। उसके बाद में जब डीपोलराइजेशन हो जाता है, सॉरी, सारा का सारा डीपोलराइज हो जाता है, तो ये कैल्शियम जो है ना, और ये आना जो है बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाता है, तो मेम्ब्रेन जो है अगेन रीपोलराइजेशन हो जाता है, मेम्ब्रेन अगेन रीपोलराइजेशन हो जाता है। इसीलिए इसका अगर आप देखेंगे, ग्राफ देखेंगे एज कंपेयर टू इससे, तो क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम अंदर आया, उसको फिर सोडियम गेटेड चैनल खुल गया,
इसको लेके गया कहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन, फिर प्लेटो फेज, क्योंकि कैल्शियम सोडियम बराबर और पोटेशियम जो है बराबर अंदर बाहर होते हैं। उसके बाद जो है अगेन रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेशियम, अगेन रिपोलराइजेशन। और बिल्कुल वेंट्रिकल का भी जो है यही ग्राफ होता है, वेंट्रिकुलर भी वही है, वेंट्रिकुलर सिस्टम भी यही है। तो ये है ऑटोमेटिसिटी, इस तरह से काम करता है। आपका हार्ट जो है कैसे काम करता है, ऐसे नोड जो है वो ऑटोमेटिक है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम और सोडियम जो है लीकी चैनल से जाता रहता है, तो हर वक्त थ्रेशोल्ड पे रहता है। लेकिन एट्रियम वेंट्रिकल जो है उसको ऐसे नोड से जो सोडियम कैटायन लीक करता है, वो कैसे लीक करता है, एक सेल जो है दूसरे सेल से जो अंदर आता है ना दोस्तों, ये अंदर इन दोनों के बीच में गैप जंक्शन होता है, जिसको गैप जंक्शन बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं। वो गैप जंक्शन से जो है सोडियम दूसरे सेल में जाता है। जैसे ही दूसरे सेल में जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -90 से -70 पहुंचती है। जैसे ही -70 पहुंचेगा फिर सोडियम ढेर सारा अंदर कैटायन अंदर आएगा, फिर वो क्या करेगा, डीपोलराइज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब प्लेटो फेज है उस वक्त पूरा का पूरा डीपोलराइजेशन हो गया, कोई मूवमेंट चार्ज का नहीं है, कोई कैटायन अंदर बाहर नहीं जा रहा। उसके बाद कैल्शियम ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद पोटेशियम बाहर की तरफ जाता है, दोबारा जो है रीपोलराइजेशन आ जाता है। तो ये है बड़ा खूबसूरती जो है, द बेस्ट पार्ट इसका ये है कि एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। तो दोस्तों आज अब फिर हम बताएंगे बाद में कि ये तो हो गया नॉर्मल रिदम, कार्डियक रिदमिक नॉर्मल रिदम। लेकिन एरिथमिया नॉर्मल होता है जब अगर इंपल्स जो है यहाँ के बजाय कहीं और जनरेट हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो थैंक यू वेरी मच।